लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में, फिर उसके बाद केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। आज हम देख रहे हैं कि वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो लिखो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एन unbalanced chemical equation has unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products. For example, Mg plus O2 MgO। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है बताओ। वन सर टू। हाँ, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। ओके ओके। रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 1 है, तो ये अनइक्वल नंबर हो गया ना एलिमेंट्स के एटम्स का। हाँ जी। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। किसी एक एलिमेंट या एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर इक्वल ना हो तो उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। फिर है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड में क्या होगा, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में इक्वल होंगे। बैलेंस्ड केमिकल equation has equal number of atoms of different elements in the reactants and products। इक्वल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, इसमें 2 एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन के 2 एटम है, रिएक्टेंट साइड में भी 2 एटम है। प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन का 1 एटम है, रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन का 1 एटम है। तो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट, अब हमारी प्रॉब्लम है, अगर केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो तो उसको बैलेंस कैसे करें। तो मतलब आप सबको ही आता है, पर ऐसे सुन लो कि नहीं आता और देख लो। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। तो इसके स्टेप्स हैं। स्टेप 1,
स्टेप 1 है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation. तो जैसे हम एक इक्वेशन को ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, उसको बैलेंस करते चलेंगे। जैसे Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, इसको हमको बैलेंस करना है। पहले तो ये बताओ ये बैलेंस्ड है क्या? नो। नो सर। हाँ, इसमें कितने एलिमेंट हैं रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में मिला के, मतलब कितने एलिमेंट हैं टोटल? 3 एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में? लेफ्ट में 2 और राइट में भी 2। हाँ, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 और राइट में 3 और 4 सॉरी। तो अनबैलेंस्ड है। आयरन और आयरन भी अनबैलेंस्ड है, Unbalanced है ना? राइट में 3। हाँ। स्टेप 2, तो बॉक्स बना लिए, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं चेंज करना। स्टेप 2 क्या है? लिस्ट द number of atoms of different elements present in the unbalanced इक्वेशन। तो एलिमेंट्स, हर एलिमेंट के कितने एटम हैं वो एक लिस्ट बना लो उसकी। जैसे एलिमेंट नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, ऑन लिख लो, ऑन रिएक्टेंट side, number of atoms on product side। तो एलिमेंट आएगा आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन के बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में 1। प्रोडक्ट में 3। ये भर दो, चलो फटाफट। फिर H Two, two. लेफ्ट में 2 और फिर 1 4। तो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है? बैलेंस द कंपाउंड containing maximum number of atoms। तो उस कंपाउंड को पहले बैलेंस करो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो इसके बेस पे किस कंपाउंड को बैलेंस करेंगे? अब कंपाउंड देखो कौन कौन से हैं यहाँ पे, कितने कंपाउंड यहाँ प्रेजेंट है? यहाँ 2। 4, मतलब एलिमेंट है एक आयरन, वाटर,
ये आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन, चार चीजें प्रेजेंट है ना यहाँ पे। Yes, sir. तो अच्छा, कंपाउंड देखने हैं, कंपाउंड तो चार है ना यहाँ पे। ओके ओके, हाँ जी। एफ यहाँ पे एलिमेंट है, लेकिन कंपाउंड यहाँ पे ऐसे, चलो तीन बोल लो कंपाउंड, ठीक है ना। हाँ जी। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड में कितने एटम हैं बताओ, वाटर में। वन वन। नहीं, वो वन नहीं है, हाइड्रोजन के दो, एक ऑक्सीजन का तीन है। नहीं नहीं, मैं एफ की बात कर रहा था सर। हाँ वो एलिमेंट है, वाटर में बताओ। 3, 3 हो गए टोटल। ये Fe3O4 में, 7 7, H2 में, 2 2, तो सबसे ज्यादा किसमें है। 7 iron oxide. तो पहले इसको बैलेंस करेंगे, वो कंपाउंड जिसमें सबसे ज्यादा एटम होते हैं पहले उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है। हाँ जी। अब बैलेंस किसको करते हैं, बैलेंस हम एटम्स को करते हैं। तो इसमें दो एटम, दो तरह के एटम है, आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ जी। अब आयरन और ऑक्सीजन में भी जो ज्यादा है उसको पहले बैलेंस करेंगे, कौन ज्यादा है। ऑक्सीजन। तो Oxygen. पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, ठीक है। हाँ जी। तो हम लिख लेते हैं एक बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो बैलेंस द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड select the element which has maximum number of atoms। तो उस कंपाउंड में भी वो एलिमेंट सिलेक्ट करिए जिसके एटम सबसे ज्यादा है। तो 10 Fe3O4 is selected and balance O in it। तो Fe3O4 हमने सिलेक्ट कर लिया और उसमें भी ऑक्सीजन बैलेंस करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ऑक्सीजन मतलब दोनों तरफ बैलेंस करोगे ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ बैलेंस करोगे। तो फिर एक टेबल और बनाएंगे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, फिर लिखो इन रिएक्टेंट्स, फिर इन प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो पहला इनिशियल, फिर दूसरा फाइनल। फाइनल मतलब आफ्टर बैलेंस, है ना। तो देखो रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितने हैं, देखो एक वाटर में है 1 in H2O, है ना। हाँ जी। प्रोडक्ट्स में 4 in Fe3O4, यही है ना। हाँ जी सर, यही है। तो फिर बैलेंस कर लो, बैलेंस करने के लिए फाइनली यहाँ नहीं लिखना, मत लिखो, मतलब टू बैलेंस कर लो। या तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 1 into 4 करना पड़ेगा, करेक्ट। यहाँ तो 4 है ही, तो फिर आप क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, बॉक्स के अंदर तो कुछ करना नहीं है। देखो ये था बॉक्स, बॉक्स के अंदर तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे 4 4 करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बाहर 4 लिख देंगे हम, ठीक है, करेक्ट ना। हाँ जी। तो Fe, तो वाटर को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ये बन जाएगा, ठीक है ना। फिर स्टेप 4, स्टेप 4 क्या है, बैलेंस रिमेनिंग एटम्स।
जो बाकी आइटम बच गए उनको बैलेंस कर लो। कौन कौन बच गया? FeH, Fe और H। हाँ, तो पहले हम हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो बैलेंसिंग हाइड्रोजन, तो वही वही करेंगे जो हमने किया है। एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन रिएक्टेंट्स, फिर आएगा इन प्रोडक्ट्स। तो जो हमने ऊपर टेबल बनाया था, इनिशियल। अब इनिशियल कितने हैं देखो, हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 8 है ना, 8 है ना, 8 इन H2O, करेक्ट। अब 8 हो गए। 4 इंटू 2 8 हो गए ना। हाँ, और फिर इधर कितने हैं? 2, 2 इन H2, करेक्ट। हाँ जी। फिर इसको बैलेंस करने के लिए इसको तो कुछ नहीं करना है, तो 8 ही है, इसको 4 इंटू 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये 4 कहाँ लिखेंगे? बॉक्स के बाहर, यहाँ 4 H2 के पहले, है ना। हाँ जी। तो क्या हो जाएगा फिर? Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2, ये हो जाएगा ना, है ना। हाँ जी। फिर नेक्स्ट हम कर रहे हैं बैलेंस आयरन, एक ही बचा। हाँ जी, एटम्स ऑफ Fe। तो आयरन का भी फिर वही टेबल बनाएंगे हम। इनिशियल टू पैटर्न्स। एटम्स ऑफ आयरन इन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स इनिशियल। कितना है रिएक्टेंट में बताओ? 1 1 इन Fe, प्रोडक्ट में 3 3 इन 3 Fe3O4। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, टू बैलेंस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें तो 3 है ही। तो फिर क्या हो जाएगा? 3Fe प्लस 4H2O प्लस 4H2O Fe3O4 Fe3O4 प्लस 4H2। H2। तो अब हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है, 4 स्टेप हो गए। नेक्स्ट स्टेप 5। स्टेप 5 क्या है? चेक करो, ठीक है। हाँ जी। काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, each element on both sides of the equation to verify the correctness of balanced chemical equation। तो दोनों तरफ आप चेक कर लो भाई, बैलेंस है नहीं है, देख लो बैलेंस है नहीं है। है सर। है, आयरन के दोनों तरफ 3 है, हाइड्रोजन के दोनों तरफ 8 है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ 4 है, करेक्ट। हाँ जी। हाँ, तो ये बैलेंस तो हो गई। अब हम एडिशनल इसको और इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए कुछ और कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 6, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन, टू मेक अ केमिकल
equation more informative the physical states of the reactants and products are mentioned along with their स्टेट्स। स्टेट तो वही ना, फिजिकल स्टेट मेंशन करते हैं अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, है ना। हाँ ओके। फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दो। तो फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जी हम यूज करते हैं गैसियस स्टेट के लिए, एल यूज करते हैं लिक्विड स्टेट के लिए, एस यूज करते हैं सॉलिड स्टेट के लिए, एक्वस यूज करते हैं एक्वस स्टेट के लिए। एक्वस स्टेट पता है ना क्या होती है? हाँ जी, जब पानी के अंदर मिक्स करते हैं। पानी के अंदर उसको डिसॉल्व कर दे तो एक्वस हो जाता है वो, है ना। हाँ जी। तो लिक्विड और एक्वस में फर्क होता है, ठीक है ना। हाँ जी। जैसे सोडियम एक्वस मतलब NaCl, एक्वस मतलब NaCl को पानी में डाल दिया, NaCl लिक्विड मतलब उसको मेल्ट कर दिया, फर्क है। तो अब इसको अगर करना हो 3Fe, ये सॉलिड होता है तो ब्रैकेट में लिखो S प्लस 4H2O। ये बताओ मुझे ये कौन सी स्टेट में होगा वाटर यहाँ पे? लिक्विड। गैस में, याद सॉरी है। हाँ, गैस में होता है। हाँ, ये आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता, नहीं तो रिएक्ट ही नहीं करता ना नॉर्मली वाटर के साथ। हॉट वाटर के साथ भी नहीं करता, सिर्फ स्टीम के हाँ, साथ। Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। तो इस तरह से हम फिजिकल स्टेट भी बता सकते हैं कंपाउंड्स की, तो और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। फिर क्या नेक्स्ट और भी है, हम रिएक्शन कंडीशंस भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सर मैंने ना 3:30 जाना था कहीं पर, तो बाकी का लेक्चर ना मैं यूट्यूब से देखूंगा। ठीक है, ठीक है। Thanks. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above and or below the arrow in the इक्वेशन। तो कभी कभी क्या होता है, रिएक्शन कंडीशंस भी मेंशन कर देते हैं एरो के ऊपर या उसके नीचे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, दोनों गैसियस स्टेट में है। कौन सी कंडीशंस? 340 एटमॉस्फेयर प्रेशर, ATM प्रेशर। कैटालिस्ट कोबाल्ट कैटालिस्ट होता है, तो ये मीथेनॉल बनता है, CH3OH, ये मीथेनॉल होता है लिक्विड स्टेट में। तो कंडीशंस भी मेंशन कर देते हैं। सर हाँ, सर अबव के बाद क्या लिखा है? किसके बाद? अबव, इंडिकेटेड अबव। एंड और, ठीक है सर। दोबारा ले लेते हैं। फिर जैसे ये है CO2 एक्वस, अब ये ना CO2 एक्वस फेज में होती है, मतलब पानी में डिजॉल्व होती है। ऐसा तो गैस होती है पर पानी में डिजॉल्व करके रिएक्ट करता है। प्लस
वाटर लिक्विड सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल होना चाहिए, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है C6H12O6। ग्लूकोज एक्वस, पानी में डिजोल्व होता है, वो एक्वस मीडियम में रिएक्शन हो रही है। ऑक्सीजन एक्वस और वाटर लिक्विड। तो इस तरह से हमने रिएक्शन कंडीशन या कैटालिस्ट भी मेंशन कर सकते हैं रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए।